अब मैं माननीय श्री सुजीत घोष वर्सली जी को आग्रह करना चाहती हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे प्रतिभागियों से कुछ शब्द बोलें। जी शुक्रिया मोनिका जी। प्यारे साथियों, आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा और शुरुआत से ही सबसे ज्यादा खुशी कब होती है जब ऐसा लगे कि पार्टिसिपेंट्स तक बहुत सारी चीजें पहुंच रही। मैंने कल या परसों एक अर्ज की थी कि ऐसा नहीं है कि जो आदमी बोल रहा होता है, जो सिखा रहा होता है, उसे सब कुछ आता है और जो सुन रहे होते हैं उन्हें कुछ नहीं आता, बल्कि ऐसा होता है कि जिस विषय पर वो बोल रहा है वो तैयारी करके आया होता है या उसमें थोड़ा उसको ज्यादा आता है, तो हम सबको वो सीखना चाहिए। मेरे साथ तो ऐसे कई मौके आए हुए हैं कि मैंने जो मेरे ऐसे दूसरे विषयों में मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, मैंने उनसे काफी बार सीखा हुआ है। आज जो रिसोर्स पर्सन रमेश जी थे, यह भी एक ऐसे होनहार विद्यार्थी, आज टीचर हैं कि जो स्कूल के दौरान भी मुझसे पढ़े हैं। ऐसे शायरी में भी कुछ चीजें छोटी मोटी मैंने सिखाई है, लेकिन आज जिस तरह से इनका लेक्चर मैंने देखा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। साहित्य की पहली चीज ही यही है कि हम बिल्कुल अहंकार मुक्त हो। हमें यह पता हो कि हमें सीखना है, सीखने के लिए हम किसी से भी सीख सकें। छोटा बच्चा अगर कोई ऐसी बात कह रहा है जो हमें नहीं पता, तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए। आज जिस चीज पर बातचीत हुई है वो है अरकान। सब प्रतिभागियों से मैं एक उदाहरण दूंगा कि आपने बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जो गणना है, गिनती है, गिनती आपने आंखों से ना करके कानों से करनी है। कानों से गिनती करिए, कभी गलत गिनती नहीं होगी। मात्राएं देखने के लिए आंखें नहीं बल्कि कान चाहिए, और कानों की तबीयत बिल्कुल सही चाहिए। हमारे कान तंदुरुस्त चाहिए मात्राओं की गिनती के लिए, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। ये सबसे पहला आप फार्मूला याद रखिए कि लय को कानों से समझने की शक्ति अगर आ जाए तो हमें बार बार गिनती करने की जरूरत नहीं रहती। पर शायर दोनों तरह के हैं। ज्यादा तादाद कानों से करने वालों की है, कम तादाद आंखों से करने वालों की है। और इसी तरह इसके बीच में एक दो और चीजें जो आई थी, नजर, जैसे सर ने कहा, रमेश सर ने, कि नजर एक दो है। तीन शब्द हैं, घर में तीन भाई बहन होते हैं, समझाने के तरीके हमें वो चाहिए जो रोजमर्रा की जिंदगी के हैं। तीन भाई बहन है या तीन भाई है, एक मध्य में है मंझला भाई। मंझले भाई की ज्यादा किससे बनती है, बड़े भाई से या छोटे भाई से? ज्यादा किसके साथ वो चिपकता है, किसके साथ ज्यादा समय गुजारता है, किसके साथ खेलना पसंद करता है, उस तरह से इनकी गिनती हो। अब नजर, न बेचारा अलग हो गया बड़ा भाई, और र जो बाद में आए, छोटे भाई कहेंगे क्योंकि बाद में इनका जन्म हुआ। ज र एक साथ जुड़े हुए हैं, न अलग हो गया, ज र एक साथ जुड़े। सुनिए आप कानों से इसे, नजर, नजर। न को थोड़ा अलग कर दे, कर थोड़ा सा है, इतना फर्क कि कानों की बारीकी से बारीकी, बड़ी काबिलियत कानों की इसे पहचान पाती है कि नजर, नजर। तो न को थोड़ा सा छोड़ रहे हैं। तीन भाई एक दूसरे से दुश्मन थोड़ी हो सकते। बहुत तेज माँ जो होगी, बहुत समझदार माँ जो होगी, वो उन तीनों बच्चों की प्रकृति, उनकी नेचर समझ पाएगी कि जो मंझला भाई है उसका लगाव ज्यादा बड़े भाई के साथ है या छोटे भाई के साथ, किसके साथ ज्यादा रहता है। इसी प्रकार एक वो शायर जो बड़ी बारीकी से हर शब्द को सुनता है, अल्फाज को सुनता है, वो समझ पाएगा कि मध्य का जो मात्रा है वो किसके साथ जा रही, किसके साथ उसका ज्यादा लगाव है। ये है बेसिक जो समझाना चाहिए। इसके आगे की चीजें अभ्यास से होंगी, मश्क से होंगी, प्रैक्टिस से होंगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जो कहा गया है वो गलत नहीं है। तो पूरी उम्र आदमी सीखता रहता है, जितना अभ्यास करेगा उतना सीखेगा। इसमें ना तो कोई शर्म की बात है, शर्म की तो बस खत्म हो गए, फिर कहाँ सीखा। तो हर पल हम एक्टिवली अगर एक एक शब्द को देखेंगे, उसमें रुचि लेंगे, शब्दों के साथ रिश्तेदारियां कायम करेंगे। ये समझ रहे हैं बहुत सारे लोग किस तरह से ऐसी बातें हो सकती हैं कि रिश्तेदारियां शब्दों से कैसे कायम होती है। तो हम समझ पाएंगे कि किस शब्द की प्रकृति क्या है, स्वभाव कैसा है। हम उन्हीं मित्रों को सही प्रकार से समझ पाते हैं जिनके साथ बहुत अच्छा हमारा समय बीतता है। गद्य और पद्य की, नसर और नज्म की गोष्ठी होगी, या दो हिस्सों में करेंगे अगर पूरे पार्टिसिपेंट ज्यादा हो गए, कम रहे तो एक ही लाइव में इसे कर देंगे। उसके लिए चुनने का काम पूरी तरह से रिसोर्स पर्सन का होगा। कोई प्रतिभागी किसी से संपर्क नहीं करेगा, याद रखिएगा। किसी प्रतिभागी ने किसी रिसोर्स पर्सन से या कल्चरल सेल के किसी मेंबर से अगर संपर्क किया तो उसका नाम अगर सूची में होगा भी, संपर्क कैसे करिए उस बात के लिए संपर्क नहीं करेंगे।
उसका नाम अगर उस सूची में होगा भी तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। ये सब लोग जानते हैं कि मैं ऐसा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जो लोग समय से जुड़ रहे हैं, पूरी बात पे ध्यान दे रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ छंद शास्त्र पे जितना काम हुआ है, इतना काम यूरोप में या अंग्रेजी भाषा के या दूसरी जो अंग्रेजी की दूसरी बोलियां हैं, दूसरी भाषाएं, फ्रेंच, इटालियन वगैरह जो भी है, उनमें इतना काम नहीं हुआ। वहां छंद की वो लय नहीं है। और हम इसका फायदा कौन लोग लेते हैं? जो अंग्रेजी में कविताएं करते हैं भारत के लोग, वो बिना छंद के लिखते हैं, लोग वाह वाह करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता क्या लिख रहे हैं, तो वाह ही करनी है जब समझ नहीं आ रही। लेकिन जब वही चीजें हमें हिंदुस्तानी भाषाओं में करनी है, वो हिंदुस्तानी भाषाएं जो अरबी और संस्कृत के नीचे ब्रांचेस जो है, तो हमें छंद भी देखना पड़ेगा, हर एक चीज देखनी पड़ेगी। एक और सवाल था जिसका मैं उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा कि क्या इसमें लिखकर ही कविता होती है? बिल्कुल, इसे कभी मत भूलिएगा। कभी किसी, जैसे कहते हैं ना, एक तरफ खुदा है, दूसरी तरफ शैतान है, एक तरफ ईश्वर है, दूसरी तरफ माया है। दोनों धर्मों में ये बात कही गई है। इसी प्रकार एक तरफ अरकान, छंद, ये सब छंद शास्त्र और बहर शास्त्र जो है, ये हैं अरकान है और गण है, और दूसरी ओर एक और विधा चल रही है जो है ही नहीं, जो कहानी है। कहानी कविता थोड़ी होती है। कविता तो कविता होती है जिसे गाया जा सके, जिसे लय में पढ़ा जा सके, जिसे पढ़कर याद रखा जा सके। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाए असमंजस में है वो भोला भाला। ये कविता है। कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद वर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ये कविता है। गजल, हाँ, ये कविता ये है, ये पद्य रचनाएं। गद्य रचना को हम पद्य रचना क्यों कहें? तो उस गलत फहमी से बिल्कुल हमें बाहर आना है। हमें कविता लय में ही करनी है। दूसरी चीजें जो है वो गद्य है, वो नज्म नहीं है, वो नस्र है। तो नस्र अलग है, नज्म अलग है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जिन लोगों का वर्चस्व उस पर नहीं आता, वो क्या करते हैं, वो कवि तो उन्हें बनना है किसी न किसी तरीके से, तो वो कहानी से लिख के डाल देते हैं। फेसबुक पे वाहवाही मिल रही है, वो सोचते हैं हम भी कवि बन गए। किसी को समझाएं, मैंने एक दो लोगों को समझाने की जब कोशिश की, ऐसे नए लोग, कि आप इस तरह से लिखिए, ये गलती, कहते नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं है, हमें बहुत ज्यादा वाहवाही मिल रही है फेसबुक पे, हमारे बहुत फैन हैं, आप गलत समझा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप खुश हैं तो अच्छी बात है। तो ये आत्ममुग्धता है, सिर्फ के सेल्फ ऑब्सेशन है, बंदा अपने आप को खुश कर रहा है। तो इसी के साथ हम ये सेशन खत्म करेंगे। और आप सबसे विनती है, मोनिका मैम एक एक चीज को माइन्यूटली देख रही हैं। कल उन्होंने लिस्ट भी साझा की थी कि ये लोग हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे। पहले हमें उन्हीं बहरों पे बात करनी होगी, उन्हीं चीजों पे बात करनी होगी, ताकि सीख ले फ्रेम में पूरा। जैसे बच्चे को चार लकीरी में, हम वो चार लकीरी कापी होती है, हम कहते हैं ये इतना नीचे जाना चाहिए, ये इतना ऊपर है, ये 3 में, ये 4 में, ये 2 में, ये सेंटर वाली 2 में, पता है सबको। उसके बाद पूरी उम्र वो चार लकीरी में थोड़ी लिखेगा, फिर तो वो ऐसे पूरे कागज पे भी लिखेगा ना एक दिन। ये बात है। शुरुआत में हमें फ्रेमवर्क में ही रहना है। प्लीज, आप समझ रहे हैं सारी बात, है ना? जी सर जी। तो अगले सेशंस में आप वहाँ बिल्कुल जो विषय है आज का, उस पर बात करिए। आगे हम और बात करने वाले हैं, बहुत सारी बातें होने वाली हैं। जी 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 मोनिका मैम। जिस तरह से सर ने बहुत अच्छी तरह से, सुजीत सर ने भी और उमेश सर ने भी अच्छे से आपको अरकान की और जो भी आपको आधारभूत जानकारी दी, आपकी क्वेरीज को भी क्लियर किया। तो अभी सेशन है, हम लोग ये वाला यही समाप्त करेंगे। आप अटेंडेंस लिंक का ध्यान रखिए, वो आपको ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और उसके बाद 2:30 पर आज हम डोगरी साहित्य के बारे में पता करते, डोगरी साहित्य के बारे में हमें जानकारी देंगे। डॉक्टर कुलदीप है जो रिसोर्स पर्सन, वो हमें जानकारी देंगे। तो तब तक के लिए जो आपको अभ्यास किया गया है वो भी आप जरूर करते रहिए।